प्रत्यावर्ती वोल्टता को शुद्ध प्रतिरोध पर आरोपित करते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक प्रतिरोध ले लिया R, इस पे वोल्टता अप्लाई कर दी मैंने, इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें करंट की डायरेक्शन को नहीं लगाना है क्योंकि डीसी में डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, तो इस पे वोल्टता ड्रॉप हो जाती है, वो मान लेता हूं मैं कितनी है, V R है। तो अपने प्रत्यावर्ती इसमें क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, ये अपने पास V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अपने इन सब क्वेश्चनों के अंदर चाहे R का है, चाहे L का है, चाहे C का है, वोल्टेज इक्वेशन आपको दी होगी और आपको धारा की समीकरण निकालनी है। और जैसे ही अपने पास धारा की समीकरण आ जाएगी, अपने उसके बाद आगे का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज आ गया मेरे पास, धारा का समीकरण, प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगता है I इक्वल टू V बाई आर, V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, तो I कितना बन जाएगा, V नॉट में R का भाग देंगे तो I नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 2। तो वोल्टेज की भी आ गई और धारा की भी आ गई। अब इसमें वोल्टता की कला कितनी है अपने पास, यानी एंगल कितना है, वोल्टता की कला, वोल्टता की कला देखें तो मेगा टी, और धारा की कला देखें तो भी अपने पास क्या है, ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों में कलांतर कितना है अपने पास, 0 डिग्री। तो जब शुद्ध प्रतिरोध होता है उसके अंदर वोल्टता और धारा में जो कलांतर है वो अपने पास 0 डिग्री होता है। अब अपने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, जैसे मैं यहाँ पे मानता हूं वोल्टता व धारा का समय के साथ ज्यावक्रीय परिवर्तन या ग्राफ। अब मेरे को वोल्टेज लेनी है, तो वोल्टेज की अगर मैं लूं तो ये मैंने वोल्टता की ग्राफ बना दिया, क्योंकि कौन सी फॉर्म में, साइन में। तो ये वोल्टेज लिया है तो इसकी पीक वैल्यू ले लेता हूं मैं, कितनी है, प्लस V नॉट, और इधर पीक वैल्यू ले लेता हूं कितनी है, माइनस V नॉट, और ये समीकरण है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात करते हैं अपने धारा की। अगर मैं यहाँ पे धारा की समीकरण बनाऊं तो धारा की समीकरण में भी मेगा टी है, कलांतर तो दोनों का क्या है, सेम है, तो यानी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी, आगे पीछे से नहीं होंगी। परंतु बात आती है कि धारा वाली इसके नीचे से जाएगी, ऊपर से जाएगी, या यहीं से इसके जस्ट ऊपर से ओवरलैप करेगी। तो ये देखना, ये देखने के लिए सबसे आसान बात है, आई की जो इक्वेशन है इसमें V नोट बाई आर, आर का यहाँ से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, भाग लग रहा है, तो आई नोट की वैल्यू हमेशा V नोट से क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका मतलब जब आप आई नोट की इक्वेशन ड्राइव करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो जो मैं डैश डैश कर रहा हूं, ये मेरे पास ग्राफ किसका है, रेड ब्लैक वाला, आई इक्वल टू आई नॉट साइन मेगा टी। तो ये पीक वैल्यू किसकी आ जाएगी, धारा की प्लस साइड में, और ये अपने पास कौन सी साइड में आ जाएगी, माइनस में। तो ये वोल्टता व धारा का समय के साथ अपनों ने क्या ड्रॉ कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब अपने इसी को फेजर चित्र से अगर समझे, फेजर चित्र जिसे अपने सैदिश आरेख बोलते हैं, अगर इसका मैं फेजर चित्र बनाऊं, ये मैंने ले लिया एक्स एक्स वाई, ये फर्स्ट फेजर है, एक सेकंड और बना देंगे। तो मेरे पास ये ले लिया मैंने V नॉट,
ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। वी नोट का एंगल मेगा टी है तो आई नोट का भी कितना है, मेगा टी है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आई नोट। अगर 0 डिग्री के हिसाब से बनाई तो ये लिख दिया मेरे पास क्या है, वी नोट, और ये मेरे पास क्या है, आई नोट। तो अपने ऐसा भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब मैं यहां से एक ग्राफ बना रहा हूं, प्रतिरोध की आवर्ती पर निर्भरता। यहाँ पे मैंने आर लिया है, आवर्ती के साथ ग्राफ खींचे। तो प्रतिरोध में आवर्ती कहीं पे भी, क्योंकि आई को आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। तो आवर्ती आने रही, इसका मतलब प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर नहीं करता, यानी यहाँ पे आवर्ती है सॉरी, और यहाँ पे प्रतिरोध है। तो आवर्ती अगर बढ़ रही है तो भी प्रतिरोध क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो प्रतिरोध आवर्ती के साथ परिवर्तित नहीं होता। अगर मैं शक्ति का ग्राफ बना, शक्ति का समय के साथ ग्राफ, शक्ति का समय के साथ ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे अपने एक चक्कर के लिए देखते हैं, जैसे मान लो मैंने ये ले ली वोल्टेज, अब धारा आएगी तो धारा इसके नीचे से आएगी, ये धारा का समीकरण है। यानी अपने पास ये तो किसका है, वोल्टेज का, और ये अपने पास किसका है, धारा का। अब अपने पावर का बनाते हैं। इस एक्सिस पे मैंने P भी ले रखा है, V भी ले रखा है और I भी ले रखा है। पावर के साथ ग्राफ खींच रहे हैं। तो पावर क्या होती है, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI, V और I का मल्टीप्लाई। तो अब मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, V और I का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका ग्राफ है ये किसका है, पावर, यानी शक्ति आरेख बन जाएगा शुद्ध प्रतिरोध के लिए। अब ये नेगेटिव और ये दोनों ही नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी ये वोल्टेज, धारा और ये ग्राफ इसका है शक्ति का। तो अपनों ने कुछ नहीं किया, रिपीट कर देता हूं मैं। पहले अपनों ने एक प्रतिरोध पे वोल्टेज अप्लाई किए, V इक्वल टू वी नॉट साइन मेगा टी, उससे धारा का समीकरण निकाला I इक्वल टू वी बाई आर से ओम्स लॉ लगाकर, जिससे अपनों ने आई नॉट साइन मेगा टी मिला। तो वोल्ट था और धारा में कलांतर देखा, दोनों में सेम आ रहा है तो कला कोण अपनों ने निकाल दिया 0 डिग्री। फिर समय के साथ ग्राफ खींचा तो वोल्टेज की मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया साइन फॉर्म में। अब धारा का खींचूंगा तो धारा वोल्ट था, आर का भाग लग रहा है, इसका मतलब आई नोट मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इससे कम आएगा, तो इसको मैं कम वाली लाइन से शो कर दूंगा। इसके बाद मैंने फेजर चित्र बनाए, फेजर में वोल्टेज और धारा दोनों ही आपके पास मेगा टी एंगल पे है, दोनों का 0 लेंगे तो फेजर इस तरह से बन जाएगा। आवर्ती पर प्रतिरोध निर्भर करता नहीं है, और ये इसका शक्ति आरेख है। V और I का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P आ जाएगा, और माइनस माइनस V और I का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें चला जाएगा, पॉजिटिव में। अब अपने शुद्ध प्रतिरोध की शक्ति निकालते हैं, तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति ये होती है P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू V की वैल्यू V नॉट साइन मेगा टी और I की वैल्यू I नॉट साइन मेगा टी। तो अपने पास P निकालें तो आ जाएगी V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये मेरे पास तात्क्षणिक शक्ति आ गई। अगर मैं औसत शक्ति की बात करूं, एक चक्कर के लिए औसत शक्ति, तो P बार इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर में, अब टाइम पे फंक्शन कौन सा डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर मेगा टी। इसकी एक चक्कर के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी एक चक्कर के लिए वैल्यू साइन स्क्वायर मेगा टी का इंटीग्रेशन अपने
निकाल चुके हैं। कहां पर? IRMS का जो डेरिवेशन किया था उसके अंदर अंदर कितना आया था? 1/2। तो एक चक्कर के लिए यानी साइन स्क्वायर मेगा टी की वैल्यू होती है फॉर 1 साइकिल इक्वल टू 1। एक चक्कर की बात करें तो ये अपने डायरेक्ट रख देते हैं। तो P बार इक्वल टू V नॉट I नॉट 1/2। इसको लिखा जा सकता है V नॉट बाई √2 I नॉट बाई √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 2। तो P बार इक्वल टू VRMS IRMS। तो एक अपने पास ये रिजल्ट मिल जाएगा कि जो शुद्ध प्रतिरोध होता है उसकी जो औसत शक्ति से होता है वो VRMS और IRMS के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बाकी अब अपने L और C पे जो अप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू। जब प्रत्यावर्ती वोल्टता शुद्ध प्रेरकताओं के ऊपर आरोपित हो तो अपने एक सर्किट बनाते हैं। जैसे मैंने प्रेरकता लिया है L, इसके ऊपर प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपने क्या करते हैं? आरोपित करते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी। तो अपने पास प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है उसका समीकरण लिखेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। अब अपने यहां से पीछे के आर के क्वेश्चन में जितने भी अपनों ने डाटा निकाले थे वो सारे के सारे अपने इस क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे। तो अपने जैसे ये प्रत्यावर्ती वोल्टता इस L के ऊपर आरोपित होगी तो यहाँ पर L के सिरों के ऊपर VL वोल्टता क्या हो जाती है? स्थापित हो जाती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तनशील है, जिससे धारा का मान क्या होगा? कुंडली के अंदर धारा क्या होगी? परिवर्तित होगी, जिससे कुंडली धारा परिवर्तित होने के कारण कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होगा। और कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसकी जो दिशा होती है जो आपके पास इसके क्या होगी? विपरीत होगी। तो अपने यहां से यानी यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल VL है उसकी जो दिशा इस वाले विद्युत वाहक बल V के क्या होगी? विपरीत होगी। यानी इस विभांतर की क्या लेनी है? अपने को विपरीत लेनी है। तो अपने यहां से किरचॉफ का नियम लगाएं। तो किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो V माइनस VL इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL। और VL की वैल्यू होती है अपने पास, मैग्नेट वाले चैप्टर में आती है अपने पास L di/dt। तो अपने यहां से इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं V इक्वल टू L di/dt। अब अपने को यहां से di की वैल्यू निकालते हैं तो di इक्वल टू V/L इंटू क्या होगा? dt। अब V की वैल्यू अपने पास पता है कितनी है? V नॉट साइन ओमेगा टी है, जो अपने रख देंगे। तो अपने पास एक्सप्रेशन बनेगा di इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी बाई L इंटू क्या हो जाएगा? dt। di से I बनाने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे V नॉट L साइन ओमेगा टी dt का। तो I इक्वल टू V नॉट बाई L कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन मेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस मेगा टी, और टी का गुणा ओमेगा कहाँ पे आ जाता है? भाग में, और प्लस क्या हो जाएगा? C। ये समीकरण नंबर अपने पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब अपने यहां से C की वैल्यू निकालेंगे। तो एक चक्कर के लिए I की वैल्यू कितनी होती है? 0। और cos मेगा टी भी कितना होता है अपने पास एक राउंड के लिए? 0। तो यहाँ पे ये 0 रखेंगे तो अपने पास यहां से जो C है इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0। ये अपने पास C यहाँ पे
इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जिसको अपने ने c को यहां से निकाल दिया है 0। तो I इक्वल टू वी नॉट बाई एल माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब मैं यहां से सॉरी ये इंटीग्रेशन कर दिया अपने ने, तो अपने ये स्टेप चल रहा है I इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई मेगा एल कोस मेगा टी। अब अपने क्या करेंगे, I इक्वल टू मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो कोस मेगा टी अपने इसमें एंगल निकालने के लिए ये समीकरण किसमें, अपने साइन में, ये किसमें है, कोस में। तो अपने दोनों समीकरणों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कोस में फॉर्मूला लगा दें, I इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई मेगा एल साइन, कोस की जगह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां से मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो I इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई मेगा एल। अब इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे माइनस नहीं है अपने पास, तो कंपैरिजन माइनस को अंदर भेजें, वी नॉट बाई मेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब I इक्वल टू अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, I नोट होना चाहिए। तो इसकी जगह अपने क्या मानेंगे, I नोट मानेंगे। तो I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये समीकरण नंबर अपने पास आ जाएगी 3। अब अपने मेन समीकरण कौन सी आई है, एक अपने पास ये निकली है v इक्वल टू वी नॉट साइन मेगा टी, और एक अपनों ने निकाल दी I इक्वल टू आई नॉट साइन मेगा टी। यानी वोल्टता की कला पहले अपने ये देखते हैं, यहां मैंने माना है वी नॉट बाई मेगा एल को मैंने मान लिया आई नॉट। तो मैं यहां से वी नॉट बाई आई नॉट की अगर वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास आएगी मेगा एल। वी नॉट बाई आई नॉट अगर आपका शुद्ध प्रतिरोध है तो वी नॉट बाई आई नॉट को अपने आर लिखेंगे, और अगर अपने पास एल है यानी प्रेरकत्व है तब वी नॉट बाई आई नॉट को अपने लिखेंगे एक्स एल। और यहाँ पे जो एक्स एल है इसे अपने कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। ये अपने पास प्रेरणिक प्रतिघात निकल जाएगी। तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती है अपने पास 2 पाई एफ एल, या अपने कह सकते हैं एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एफ के। इसका मतलब प्रेरणिक प्रतिघात होता है वो आवर्ती के क्या है, समानुपाती। और अपने पीछे के प्रतिरोध में देखा था प्रतिरोध होता है वो आवर्ती के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो मैं यहां से एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं किसके लिए, एक्सएल और एफ में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ अपने पास ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी प्रेरणिक प्रतिघात होता है वो आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब अपने इसकी वेवफॉर्म जनरेट करेंगे। तो वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए पहले मैं इसमें लिख देता हूं अलग से वोल्टता की कला। वोल्टता की कला ये कितनी आ रही है, मेगा टी। धारा की कला ये आ रही है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब वोल्टता से धारा, तो अपने क्या लिख सकते हैं, वोल्टता से धारा पाई बाई टू कोण पीछे है। वोल्टता से धारा पाई बाई टू कोण पीछे है। अब वोल्टता से धारा पाई बाई टू कोण पीछे है। अब इन दोनों को देखकर अपने को इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो दोनों को देखकर अगर ग्राफिकल बनाए तो पहले मैं बना देता हूं वोल्टता की समीकरण। वोल्टता की समीकरण से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लिया मैंने, मेरे पास है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे टाइम है अपने पास
इस एक्सिस पे V और I दोनों लिए हुए हैं, ये अपना ओरिजिन है। यानी ये ग्राफ हो जाएगा अपने पास प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा का समय के साथ ज्यावक्रीय परिवर्तन, ये अपने यहां से बना सकते हैं। अब मैं यहां पर वोल्टता के समीकरण के साथ धारा की लिखूंगा, तो धारा वोल्टता से π/2 कोण पीछे है। अब वोल्टता से धारा π/2 कोण पीछे है, तो इसका मतलब अपने को पता नहीं चलेगा कि वोल्टता से धारा π/2 कोण यानी ग्राफ अपने कैसे बनाए। तो इस चीज को अपने समझने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो समीकरण निकले ये कहां से आई है, इस वाले स्टेप का भी ग्राफ, इसका भी ग्राफ, किसी का भी बना सकते हैं अपने, पर तो अपने इजी कौन सा पड़ेगा, ये देखिए I इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई मेगा एल कोस मेगा टी। इसका मतलब कोस मेगा टी का जो ग्राफ है वो इसका ग्राफ है। तो कोस का ग्राफ कहां से शुरू होता है, मैं यहाँ पे बना के बताता हूं। कोस का जब अपने ग्राफ बनाते हैं, साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और ये साइन की फॉर्म में चलता है। और कोस का जब अपने ग्राफ बनाते हैं तो कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये ग्राफ यहां से शुरू होता है इस तरह से। परंतु यहां पर अपने पास साइन किसका है, माइनस का है, तो इसका मतलब ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो अगर अपने इस ग्राफ को बनाए यहां से इसके अंदर, तो अपने पास किस तरह से बनेगा, ये यहां से अपने स्टार्ट कर देते हैं। परंतु मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसके अंदर जो भाग लग रहा है मेगा एल का, तो वोल्टता से क्या आएगा, कम आएगा। तो मैं डैश डैश करके मिला रहा हूं, ये मेरे पास किसकी है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी वोल्टता से धारा π/2 कोण क्या है, पीछे है। तो यहां पर ये इसकी पीक वैल्यू है और ये अपने पास वोल्टता की पीक वैल्यू है। तो इसमें वोल्टेज और धारा दोनों की अपनों ने पीक वैल्यू को शो कर सकते हैं। अब अपने पास ये तो ग्राफ अपने पास किसका था, वोल्टता व धारा का समय के साथ ज्यावक्रीय परिवर्तन। अब अपने इस परिपथ की शक्ति भी निकाल सकते हैं, फेजर चित्र भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इसका फेजर चित्र बनाऊं तो मेरे पास कैसे बनेगा, इसका मैं फेजर चित्र बनाता हूं। फेजर चित्र में देखिए सिंपल है अपने पास, जैसे मान लो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये मान लिया मैंने वी नॉट, और वी नॉट का ये एंगल मान लिया मैंने मेगा टी। तो वोल्टता से धारा π/2 क्या है, पीछे है, पीछे है, तो अपने इसमें ग्राफ नीचे की तरफ बना देंगे आई नॉट, यानी ये एंगल कितना है अपने पास π/2 का है। और वैसे फेजर बनाए सिंपल, तो ये मैंने ले ली वोल्टेज वी नॉट एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो वोल्टता से धारा π/2 क्या है, पीछे है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट एंगल ऑफ माइनस π/2। तो ये एंगल अपने पास कितना है, π/2 का है। तो इस तरह से अपने इसके फेजर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे मैंने पीछे जब आर करवाया था, तो आर के अंदर अपनों ने तात्क्षणिक और औसत शक्ति निकाली थी, तो इसके अंदर भी अपने तात्क्षणिक और औसत शक्ति को निकाल सकते हैं। निकालने के लिए जो अपने पास इक्वेशन आई है V और I की, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अपने यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूं इसको, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोबारा समझा देता हूं, इसमें क्या है, एल पे अप्लाई की है, तो अपनों ने यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाया, और किरचॉफ का नियम लगाया तो यानी यहां से अपनों ने क्या देखा, एल पे जब अप्लाई करते हैं तो वोल्टता क्या होती है, इसी परिवर्तनशील होती है, जिससे कुंडली में धारा का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा, जिससे कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों पर
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो जो ये अपने प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो इसका क्या होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो मैंने यहाँ पे समीकरण v इक्वल टू जीरो, किरचॉफ के वोल्टता का नियम लगाया है, v माइनस वी एल इक्वल टू जीरो। और जितना यहाँ पर विभवांतर होता है उसकी वैल्यू होती है एल डी आई बाई डी टी, जो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर मेरे को डी आई से क्या चाहिए, आई चाहिए। तो डी आई से मेरे को आई बनाने के लिए मैंने आई, डी आई से आई कैसे बनता है, मैंने इसका समाकलन कर दिया दोनों तरफ। जैसे ही मैं दोनों तरफ समाकलन करूंगा तो साइन का समाकलन होता है माइनस कोस मेगा टी, और टी का गुणक मेगा कहाँ पे आएगा, अपॉन में। और इस सी की वैल्यू अपने निकाली जो कितनी मिली, यहाँ पे जीरो मिलती है। अब अपने फेज डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर कोस फंक्शन और यहाँ पे कौन सा है, साइन है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको साइन में चेंज करके और ये इक्वेशन लिया है। तो यहाँ से मेरे को वोल्टा और धारा में जो कल आई, वोल्टा से धारा पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे की तरफ है। फिर मैंने यहाँ से वी नोट बाई मेगा एल की जगह मैंने आई नोट निकाला है। तो मैंने यहाँ से प्रेरणिक प्रतिघात निकाला है, और प्रेरणिक प्रतिघात का मान आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती। फिर अपनों ने ये वोल्टा की इक्वेशन है, वोल्टा से धारा की जो इक्वेशन है वो पाई बाई टू पीछे है, जो ग्राफ के अंदर अपनों ने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये अपनों ने दो फेजर चित्र बनाए हैं, वोल्टा से धारा पाई बाई टू क्या है, पीछे की तरफ है। अब अपने यहाँ पर इसको आगे नेक्स्ट निकालते हैं अपने पास इसकी शक्ति इक्वल टू वी आई। तो P इक्वल टू V की वैल्यू अपने पास V नॉट साइन मेगा टी, और I की अपने पास I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब अपने यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस V नॉट I नॉट साइन मेगा टी, और अपने पास आ जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस मेगा टी। तो यहां से अपने पास v नॉट आई नॉट साइन मेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस मेगा टी आ जाएगा। अब अपने यहाँ पे साइन 2 थीटा का सूत्र बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यानी p इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट बाई टू, 2 साइन मेगा टी कॉस मेगा टी। तो P इक्वल टू इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू साइन 2 मेगा टी। ये अपने पास कौन सी शक्ति आ जाएगी, तात्क्षणिक शक्ति। अगर मैं यहाँ पे औसत शक्ति की बात करता हूं, तो औसत शक्ति का यानी जो फंक्शन औसत की अगर बात करें तो इसमें से इसको लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 मेगा टी का बार। और एक चक्कर के लिए साइन 2 मेगा टी की वैल्यू जीरो होती है। अपने साइन मेगा टी का इंटीग्रेशन किया था, तो एक चक्कर के लिए पी बार कितना आ जाएगा, जीरो। जैसे शुद्ध प्रतिरोध होता है, उसके एक चक्कर के लिए औसत शक्ति जो अपनों ने निकाली थी वो आपके पास वी आर एम एस और आई आर एम एस के गुणनफल के बराबर आई थी। परंतु एल के लिए जब अपने करते हैं तो एक चक्कर के लिए औसत शक्ति अपने पास कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं शक्ति का। शक्ति का ग्राफ बनाने के लिए अपने यहाँ पे लेते हैं इक्वेशन, इस पे लेंगे वी आई पी आई और वी। जैसे मैं इक्वेशन मान लेता हूं ये, इसको मैं 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूं। और इंटरवल में डिवाइड करके अपने इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं 0 टी बाई 4 टी बाई 2 3 टी बाई 4 और टी। एक चक्कर के लिए ग्राफ देखते हैं। ये मान लिया मेरे पास इक्वेशन है आई। अब अपने बात करते हैं जो v की इक्वेशन थी। यहाँ पर v के लिए इक्वेशन मैंने लिखी थी
V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी, और I आया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। अब अपने यहां से दोनों बात बोल सकते हैं कि जो अपनी वोल्टता है उससे धारा पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे है, या धारा से वोल्टता पाई बाई टू कोण क्या है, आगे है। धारा से वोल्टता पाई बाई टू आगे है और वोल्टता से धारा पाई बाई टू पीछे है। तो धारा से वोल्टता पाई बाई टू आगे है, धारा से वोल्टता, ये धारा है, तो धारा से वोल्टता पाई बाई टू क्या है, आगे है। इसमें मैंने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने ये V की ली है, ये V है, और अब मैंने इसमें ये I लिया है। तो जब ये नीचे से शुरू हो रहा था ऊपर से स्प्लिट हो जाएगा, यानी धारा से वोल्टता पाई बाई टू आगे है, वोल्टता से धारा पाई बाई टू पीछे। अब आगे से शुरू करेंगे तो यहां से स्टार्ट हो जाएगी ये वेवफॉर्म अपने पास। ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैंने ये यहां से शुरू कर दी, इस तरह से आगे जाएगी। ये I की है और ये मेरे पास V की है, ये I की। अब अपने तीसरी बनानी है पावर की। पावर की कैसे बनाते हैं अपने पास, पावर की बनाने के लिए V और I, जो अपने पास यहाँ पे V और I दोनों ही इस 0 से T/4 इंटरवल में दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये ग्राफ मेरे पास किसका है, पावर का है। अब I तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और V क्या है आपके पास, नेगेटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अगर आएगा तो इसका मतलब ये होगा दोनों का प्रोडक्ट, तो ये ग्राफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है इस इंटरवल में T/4 में, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। अब आगे चलते, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव। तो ये अपने पास L का के लिए, यानी पावर, वोल्टता, शक्ति और धारा का समय के साथ जो ग्राफ है वो अपने एक साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगर मैं एक छोटी सी बात देखता हूं यहाँ पे, ये अपने को ध्यान में रखनी है, फॉर डीसी, डीसी के लिए F कितना होता है मेरे पास, 0, तो XL इक्वल टू क्या होता है, 2πfL। अगर मेरे पास यहाँ पे F ही 0 है, F 0 है मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास XL की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला अपने पास, पर ये जो दिष्ट धारा होती है उसके लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि डीसी की आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है। अब अपने सेकंड फॉर एसी, अगर एसी की बात करें तो XL इक्वल टू 2πfL। अब F की वैल्यू एसी के लिए क्या होती है, फिक्स होती है, तो XL का यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास एक निश्चित मान आ जाएगा, तो अपने यहाँ पे एक निश्चित मान निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब पहले अपनों R किया, अब अपनों क्या किया है, L किया है। तो सबके लिए वोल्टेज की इक्वेशन अपने पास कॉमन होती है, जिससे अपने धारा की इक्वेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। और जैसे ही धारा की इक्वेशन बन जाती है तो अपने पास वोल्टता व धारा का समय के साथ ग्राफ फेजर बन जाता है, शक्ति वाला आरेख बन जाता है, और अपने डीसी और एसी के लिए प्रेरणिक प्रतिघात के मानों को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। ऐसे ही अपने संधारित्र का जो क्वेश्चन होता है उसी के अंदर भी अपने ये सारे के सारे पैरामीटर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी मैं इरेज कर रहा हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता को शुद्ध संधारित्र पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। शुद्ध संधारित्र पर आरोपित करने के लिए मैं यहाँ पे एक संधारित्र ले लेता हूँ C, और संधारित्र अपने पास एनर्जी स्टोर डिवाइस होती है, जिसको अपनों ने V इक्वल टू वोल्टता सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, जिससे संधारित्र पर Vc वोल्टता क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है।
प्रत्यावर्ती वोल्टता अपने पास परिवर्तनशील है, जिससे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान भी क्या होगा, परिवर्तनशील होगा, जिससे परिपथ में अपने पास क्या होगी, धारा है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो अपने यहां से धारिता वाले चैप्टर में देखा था Q का फॉर्मूला होता है अपने पास Q इक्वल टू CV, यानी परिवर्तित होने वाला आवेश निकाल। अब अपने को पता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का ताक्षणिक मान क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। अब अपने चार्ज निकालेंगे, आवेश Q इक्वल टू C और V की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अपने पास जो स्टोरेज आवेश है वो निकल जाता है। तो अब अपने यहाँ पे परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो धारा निकालेंगे, तो धारा क्या होती है, I इक्वल टू dq बाई dt। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू डी बाई डी टी, क्यू कितना है, C V नॉट साइन ओमेगा टी। डी बाई डी टी आप जानते हैं 11th में ये अपने पास अवकलन का साइन है, और अवकलन इसका करेंगे तो I इक्वल टू सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो डी बाई डी टी यानी अपने को अवकलन किसका करना है, साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू सी वी नॉट डी बाई डी टी, साइन ओमेगा टी का अवकलन करते हैं तो आता है कॉस ओमेगा टी, और टी का जो गुणांक है वो अपने पास कहां पे चला जाता है, गुणांक। तो I इक्वल टू सी वी नॉट मेगा कॉस ओमेगा, ये इक्वेशन। अब अपने को तो इक्वेशन किसमें चाहिए, साइन में चाहिए, तभी अपने फेज डिफरेंस इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको साइन में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा भी अपने पास क्या लिखा है, कोस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा, नहीं साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब यहां पर मैं साइन 90 माइनस नहीं लगा के यहाँ पर मैं साइन 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा लगाऊंगा कोस थीटा की जगह। ये क्यों लगाऊंगा देखते हैं, पहले मैं ये लगा रहा हूं फिर मैं आपको ऊपर वाला लगा के दिखाता हूं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो I इक्वल टू, तो अपने यहाँ पे क्या ले लेंगे, C V नॉट मेगा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मेगा। इसकी जगह मैं क्या मान लेता हूं, I नॉट, तो I इक्वल टू I नॉट साइन, इसमें मैं आगे पीछे लिख देता हूं मेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 2। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता I इक्वल टू सी वी नॉट मेगा साइन 90 माइनस थीटा, ये लगा, उस वाले इक्वेशन में माइनस था अपने पास तब हमने ले गए। अब अपने पास पाई बाई 2 कोई इनिशियल एंगल नहीं है, अपने पास इस मेगा टी है यहाँ पे, तो मेगा टी इनिशियल फेज लिया, तो इस मेगा टी में कुछ टर्म्स क्या हो सकती है, जुड़ सकती है, और इसमें से क्या हो सकती है, कुछ घट सकती है। तब अपने अनुमान लगा सकते हैं कि ये एंगल इसके साथ जुड़ रहा है तो ये इतना आगे है, और ये घट रहा है तो इतना पीछे है। अगर इसका उल्टा सूत्र लगा देते हैं तो पाई बाई 2 माइनस मेगा टी आएगा, तो मेगा टी होना किसका चाहिए अपने पास, प्लस का। तो ऐसा सूत्र लगाते हैं तो अपने पास कौन सा आ जाता है, माइनस का, इसलिए अपनी यहाँ पे ये माइनस वाला सूत्र है वो नहीं लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या माना है, माना यहां से देखते, मैंने यहाँ पे सी वी नॉट ओमेगा की जगह मैंने माना है आई नॉट, ये माना। अब वी नॉट बाई आई नॉट अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास हो जाएगा वी नॉट बाई आई नॉट, तो 1 बाई मेगा सी, और वी नॉट बाई आई नॉट उसमें प्रेरणिक प्रतिघात, इसको इससे एक्स से डिनोट करेंगे,
1/मेगा-c। तो यहाँ पे जो xc आया है ये कहलाता है धारतीय प्रतिघात। अगर मैं यहाँ से xc की बात करूं तो xc इक्वल टू 1/2πfc या xc 1/f। तो इसका मतलब जो आपने धारतीय प्रतिघात निकाला है वो आवर्ती के क्या होता है, व्यतकर्मानुपाती होता है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ से f और xc में, तो मेरे पास क्या आएगा, व्यतकर्मानुपाती आ जाएगा, यानी xc प्रोपोर्शनल टू 1/f। ये अपनों ने देखा है। बस हर क्वेश्चन में अपने क्या कर रहे हैं, v आपको दिया हुआ है और I की इक्वेशन आपको निकालनी होती है। अब अपने वोल्टता व धारा का, वोल्टता व धारा का समय के साथ जावक्रीय परिवर्तन, ये निकालें। अब मैं यहां पे लेता हूं, ये इक्वेशन ले ली मैंने वोल्टेज, यानी ये फिगर लिया है मैंने वोल्ट का। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे है V और I दोनों है, ये ओरिजिन, और ये विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं, टाइम के। अब मैं यहाँ से एक चीज लिख रहा हूं, अपने यहाँ पे लिखा था वोल्टता की कला, वोल्टता की कला ये आ रही है मेगा टी, और धारा की कला मेगा टी प्लस π/2, यानी वोल्टता से धारा π/2 कोण क्या है, आगे। तो वोल्टता से धारा π/2 कोण आगे निकालोगे, तो ये जो वेव फॉर्म आएगी ये आएगी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि पीछे वाली अपने यहाँ से शुरू की थी, आगे वाली यहाँ से नहीं। तो इसी इक्वेशन से ही, किससे आई इक्वेशन, इस वाले से। और कोस का ग्राफ मैंने आपको बताया, कोस 0 की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 1 से, क्योंकि उसमें यहाँ पे क्या था माइनस, तो अपने उस ग्राफ को यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर दिया, इसमें +1 आ रहा है तो इसको अपने ऊपर से स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे फेजर चित्र, फेजर चित्र की बात करूं तो फेजर चित्र वैसे ही बना देंगे अपनी। ये लिया मैंने x y, ये ले लिया V नॉट, और ये एंगल कितना है, मेगा टी। वोल्टता से धारा π/2 क्या है, आगे, आगे है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या जाएगा I नॉट, और ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, π/2। ऐसे भी बना सकते हैं, ये V ऑफ एंगल ऑफ 0 डिग्री, वोल्टता से धारा π/2 आगे है, तो I नॉट एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, π/2। ये बन जाएगा, कोई सा बना सकते हैं। तो ये उसमें यहाँ पर नीचे की तरफ बना था, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट आ रहा था। अब मैं यहाँ पर इसकी निकालता हूं औसत शक्ति। औसत शक्ति से पहले मैं तात्क्षणिक शक्ति निकाल देता हूं। तात्क्षणिक शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, VI। P इक्वल टू VI होता है, तो P इक्वल टू V की वैल्यू V नॉट साइन मेगा टी, और I नॉट साइन मेगा टी प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। तो P इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन मेगा टी कोस मेगा टी, वही सेम बन गया अपने पास। उसमें यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो P माइनस V नॉट I नॉट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, तो साइन मेगा टी कॉस मेगा टी। तो P इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं V नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2, और ये बन जाएगा साइन 2 मेगा टी।
या P इक्वल टू, सॉरी ये माइनस नहीं है, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 मेगा टी बाहर आ जाएगा। अगर मैं औसत की बात करूं, औसत तो P बार इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 मेगा। ये ताक्षणिक में नहीं आएगा औसत, क्योंकि समय पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है और इसकी एक चक्कर के लिए वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब जो आपके पास शुद्ध संधारित्र और शुद्ध प्रेरकत्व है उसकी औसत शक्ति से कितना होता है 0 होता है, और शुद्ध प्रतिरोध है उसका औसत शक्ति से Vrms और Irms के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। अब अपने इसका शक्ति आरेख बनाएंगे। शक्ति आरेख बनाने के लिए ये टाइम के एक्सिस में एक वेव फॉर्म लेंगे, यहाँ पे v, यहाँ पे मैं लेके चलूंगा v, i और p, ये तीन चीजें लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन बना देता हूं, जैसे मैंने वोल्टेज के लिए बना ली है। ये मेरे पास है v इक्वल टू, ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, ये किसकी है v की। इसके भी अपने 4 इंटरवल्स डिवाइड कर देते हैं, जैसे वेवफॉर्म अपनों ने पीछे वाले में बनाई थी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, पीछे वाले में मैंने इसको I माना था और इसमें मैं किस क्या मान रहा हूं, उसको V मान रहा हूं। तो इसमें इक्वेशन देखें, वोल्टता की इक्वेशन क्या आई थी अपने पास, वोल्टता क्या आई थी V इक्वल टू V नॉट साइन मेगा टी, और धारा की I नॉट साइन मेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी वोल्टता से धारा पाई बाई 2 क्या है आगे है। तो वोल्टता से धारा पाई बाई 2 क्या है आगे, आगे तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा अपने पास, तो इस ग्राफ को यहां से स्टार्ट कर देंगे। ये अपने पास किसकी आई है I की, ये किसकी है V की। अब पावर की बात करें, पावर की जब अपने इसमें बात करेंगे तो ये इंटरवल है 0, यहाँ पे है T/4, T/2, 3T/4 और T, एक चक्कर पूरा हो गया। अब यहाँ पे V और I दोनों ही क्या है पॉजिटिव में है, तो पावर किस में जाएगी पॉजिटिव, यानी दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये किस में आएगी नेगेटिव में। फिर दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे तो किसमें जाएगा, किसमें चला जाएगा पॉजिटिव में। और फिर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपने पास पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे तो किसका आएगा नेगेटिव का। तो ये अपने पास ग्राफिकल किसका बन रहा है पावर का बन रहा है। अब मैं यहां से एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं, अपने डीसी की बात करें, डिस्ट धारा की, डिस्ट धारा की आवर्ती कितनी होती है 0। आवर्ती 0 है तो धारतीय प्रतिघात निकालेंगे तो 1/2 पाई FC 1/0, यानी अपने पास कितना आएगा अनंत। तो शुद्ध जो संधारित्र है उसके लिए अपने पास धारतीय प्रतिघात डीसी धारा के लिए कितना होता है अनंत होता है। और एसी के लिए करें तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास 50 हर्ट्ज होती है, तो अपने इसकी एसी के लिए अगर वैल्यू निकाले तो XC इक्वल टू 1/2 पाई FC। F अगर फिक्स है तो XC का अपने पास कोई न कोई क्या होगा एक निश्चित मान मिलेगा अपने पास। तो ये अपनों ने 3 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें R पे AC को अप्लाई करते हैं, L पे अप्लाई करते हैं और अपने C के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनका हल्का सा रिवीजन करेंगे, अपने रिवीजन करके और फिर अपने RL को सीरीज में जोड़ेंगे, RC को सीरीज में जोड़ेंगे और RLC को क्या करेंगे सीरीज में जोड़ेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो है ये अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।